आज तक जितने भी इस देश में किसानों के नेता हुए वो सब जाट कौम से हुए और जाट ने फिर कौम ने फिर इस बात को प्रूव कर दिया कि इस देश में किसानों का कोई मूवमेंट शुरू होगा तो उसको जाट लीड करेंगे। देखो जाट एक बहादुर और स्वाभिमानी कौम है और भाऊ कौम भी है। उसने ये बना लिया राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद अपने स्वाभिमान के साथ उसको जोड़ा। और हरियाणा में कहूँ तो ये कह दिया तेरा ब्योंत हो तो हाथ लगा के देखा और सरकार के पैर खिसके, सरकार के पा पाट गए। जो आदमी कुछ दिन पहले तक ये कहते थे गोला लाठी लगा देंगे, बक्कल उधेड़ देंगे, वो आदमी फूट फूट के रोता है क्या? तो लोग इसको ये भी कहते हैं कि ये ड्रामा तो नहीं था। जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो मेरे को बताएं कि क्या ऑफेंस बनता है। ऑफेंस नहीं बनता है। ऑफेंस क्यों नहीं बनता है कि एक पोल जो खाली थी, वैकेंट थी, उस पर तिरंगा नहीं था। सर आप तो एडवोकेट हैं, मैं आप उस पर भी कोई ना कोई तर्क दे देंगे, सफाई दे देंगे। जिस वक्त पुलिस वालों को नीचे गिराया गया मार मार के, वो जो देख रहे हैं वो अपने कमेंट जरूर करें। वकील साहब कहते हैं, एडवोकेट सुप्रीम कहते हैं कि ये ऑफेंस नहीं था, किस नज़र में नहीं था, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो सर्वेश भाई, पहली बात तो हमने किसी भी राजनीतिक मंतव्य के साथ ये इस्तीफा नहीं दिया है। हमने सर प्रदेश के लोग सब समझते हैं कि एक इच्छा तो कम से कम पूरी हो गई अभय सिंह चौटाला की। एक दिन पहले वो बॉर्डर पे भी गए, गाजीपुर बॉर्डर पे भी गए और इसी वजह से उनको बोलने का मौका मिल गया क्योंकि वो विधायक नहीं थे। चुनाव है, अर्जुन चौटाला लड़ेंगे, अभय सिंह फिर से लड़ेंगे। देखो सर्वेश भाई, ये राजनीतिक सवाल है और ये आज के दिन आगे आने वाली किसी भी चीज़ के ऊपर ये सब सारी चीज़ें जो ना वो क्षण प्रतिक्षण बदलती हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। किसान आंदोलन को भले ही 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया हो, लेकिन मेरी नज़र में आंदोलन तो अभी शुरू हुआ है। और आंदोलन उस दिन शुरू हुआ जिस दिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की आंखों से आंसू टपके, आंसुओं का सैलाब उमड़ा। लोग ये मानते हैं कि उस दिन आंसू नहीं, वाकई एक इन्विटेशन था प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को कि वो कहाँ हैं, कहाँ सो रहे हैं। और हरियाणा से भी उसी दिन उसी रात सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग ट्रालियाँ लेकर मोर्चे पर चले गए, बॉर्डर पे इकट्ठा हो गए। इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे। दरअसल हमारे साथ आज स्टूडियो में खास मेहमान हैं एडवोकेट सुखवंत सिंह डांगी। ये राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और हरियाणा में INLD के स्टेट प्रवक्ता भी हैं। सुखवंत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मत पोस्ट स्टूडियो में। नमस्कार भाई, और आपके सब दर्शकों को नमस्कार। राकेश टिकैत की आंखों से आंसू का सैलाब निकलता है, लेकिन विडंबना ये है कि हरियाणा की एक जाट लॉबी, जिसको आप रिप्रेजेंट भी करते हैं, आप जाट संरक्षण समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वो सक्रिय होती है। रातों रात उनके ट्रैक्टर लादे जाते हैं और बॉर्डर पे पहुंचते हैं। बाकी लोगों पे उन आंसुओं का असर क्यों नहीं हो रहा? सर्वेश भाई, आपने बड़ा मटेरियल सवाल पूछा है। देखो राकेश टिकैत जी की जब वो क्लिप लोगों ने देखी और उनकी आंखों से जो आंसू निकले और पूरे देश ने ये देखा कि किस प्रकार से एक तानाशाह और मगरूर लोग जो इस सत्ता का मिसयूज करके उनको नुकसान करना चाहते थे, और एक्चुअल में वो घटना दूसरी थी। जिस प्रकार से वहाँ के एक भाजपा के विधायक नंद किशोर गुर्जर जो लोनी से विधायक थे, वो अपने गुंडों के साथ उस साइट पे पहुँचे थे और उन्होंने उत्तराखंड के वहाँ से सिख जो भाई थे उनको नुकसान करना था और इस पूरे मामले को किसी दूसरी तरफ ले जाना था। उस बात के में आंसू निकले राकेश टिकैत जी। वैसे तो मैं नहीं मानता कि गिरफ्तारी के डर से राकेश टिकैत जैसे बहादुर व्यक्ति के आंसू निकले होंगे। इसकी अलग अलग परिभाषाएं हो रही हैं। आज मैं सुन रहा था सिंगू बॉर्डर पे वक्ताओं ने ये कहा कि उनमें गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद रहा इसलिए आंसू निकल आए। कुछ ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जो भी हुआ कमाल तो आंसुओं का ही था। लेकिन सवाल मेरा ये था कि उन आंसुओं के पीछे या उस आंसुओं के दर्द को, उस आंसुओं के पीछे जो एक टीस थी, उसको एक जाति वर्ग ने क्यों समझा, बाकी लोगों ने क्यों नहीं समझा? और मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है कहने में कि जो लोग मूव करके गए हैं हरियाणा से खास तौर पर, उनमें एक बड़ी तादाद, एक बड़ी लॉबी जाट वर्ग की भी है, जाट वर्ग की ही है मैं ये कहूँगा। बाकी लोग क्यों नहीं है? तो इसका क्या माना जाए कि क्या सरकार के खिलाफ है ये एक बहुत बड़ा वर्ग, या फिर आज तक जितने भी इस देश में किसानों के नेता हुए वो सब जाट कौम से हुए और जाट ने फिर कौम ने फिर इस बात को प्रूव कर दिया कि इस देश में किसानों का कोई मूवमेंट शुरू होगा तो उसको जाट लीड करेंगे। देखो जाट एक बहादुर और स्वाभिमानी कौम है और भाऊ कौम भी है। उसने ये बना लिया राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद अपने स्वाभिमान के साथ उसको जोड़ा। और हरियाणा में कहूँ तो ये कह दिया तेरा ब्योंत हो तो हाथ लगा के देखा और सरकार के पैर खिसके, सरकार के पा पाट गए।
जो आदमी कुछ दिन पहले तक ये कहते थे घोड़ा लाठी लगा देंगे, बक्कल उधेड़ देंगे, वो आदमी फूट फूट के रोता है क्या? तो लोग इसको ये भी कहते हैं कि ये ड्रामा तो नहीं था। जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो मेरे को बताएं कि क्या ऑफेंस बनता है। ऑफेंस नहीं बनता है। ऑफेंस क्यों नहीं बनता है? कि एक पोल जो खाली थी, वैकेंट थी, उस पर तिरंगा नहीं था। सर आप तो एडवोकेट हैं, मैं एक बार आप उस पर भी कोई ना कोई तर्क दे देंगे, सफाई दे देंगे। जिस वक्त पुलिस वालों को नीचे गिराया गया मार मार के, वो जो देख रहे हैं वो अपने कमेंट जरूर करें। वकील साहब कहते हैं, एडवोकेट सुप्रीम कहते हैं कि ये ऑफेंस नहीं था, किस नज़र में नहीं था, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो सर्वेश भाई, पहली बात तो हमने किसी भी राजनीतिक मंतव्य के साथ ये इस्तीफा नहीं दिया है। हमने सर प्रदेश के लोग सब समझते हैं उनकी एक इच्छा तो कम से कम पूरी हो गई अभय सिंह चौटाला की। एक दिन पहले वो बॉर्डर पे भी गए, गाजीपुर बॉर्डर पे भी गए, और इसी वजह से उनको बोलने का मौका मिल गया क्योंकि वो विधायक नहीं थे। चुनाव है, अर्जुन चौटाला लड़ेंगे, अभय सिंह फिर से लड़ेंगे। देखो सर्वेश भाई, ये राजनीतिक सवाल है और ये आज के दिन आगे आने वाली किसी भी चीज़ के ऊपर ये सब सारी चीज़ें जो ना वो क्षण प्रतिक्षण बदलती हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। किसान आंदोलन को भले ही 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया हो, लेकिन मेरी नज़र में आंदोलन तो अभी शुरू हुआ है। और आंदोलन उस दिन शुरू हुआ जिस दिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की आंखों से आंसू टपके, आंसुओं का सैलाब उमड़ा। लोग ये मानते हैं कि उस दिन आंसू नहीं, वाकई एक इन्विटेशन था प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को, कि वो कहाँ हैं, कहाँ सो रहे हैं। और हरियाणा से भी उसी दिन उसी रात सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग ट्रालियां लेकर मोर्चे पर चले गए, बॉर्डर पे इकट्ठा हो गए। इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे। दरअसल हमारे साथ आज स्टूडियो में खास मेहमान हैं एडवोकेट सुखवंत सिंह डांगी। ये राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और हरियाणा में INLD के स्टेट प्रवक्ता भी हैं। सुखवंत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मत पोस्ट स्टूडियो में। नमस्कार भाई, और आपके सब दर्शकों को नमस्कार। राकेश टिकैत की आंखों से आंसू का सैलाब निकलता है, लेकिन विडंबना ये है कि हरियाणा की एक जाट लॉबी, जिसको आप रिप्रेजेंट भी करते हैं, आप जाट संरक्षण समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वो सक्रिय होती है। रातों रात उनके ट्रैक्टर लादे जाते हैं और बॉर्डर पे पहुंचते हैं। बाकी लोगों पे उन आंसुओं का असर क्यों नहीं हो रहा? सर्वेश भाई, आपने बड़ा मटेरियल सवाल पूछा है। देखो, राकेश टिकैत जी की जब वो क्लिप लोगों ने देखी और उनकी आंखों से जो आंसू निकले, और पूरे देश ने ये देखा कि किस प्रकार से एक तानाशाह और मगरूर लोग जो इस सत्ता का मिसयूज करके उनको नुकसान करना चाहते थे, और एक्चुअल में वो घटना दूसरी थी। जिस प्रकार से वहाँ के एक भाजपा के विधायक नंद किशोर गुर्जर, जो लोनी से विधायक थे, वो अपने गुंडों के साथ उस साइट पे पहुँचे थे और उन्होंने उत्तराखंड के वहाँ से सिख जो भाई थे उनको नुकसान करना था और इस पूरे मामले को किसी दूसरी तरफ ले जाना था। उस बात के में आंसू निकले राकेश टिकैत जी। वैसे तो मैं नहीं मानता कि गिरफ्तारी के डर से राकेश टिकैत जैसे बहादुर व्यक्ति के आंसू निकले होंगे। इसकी अलग अलग परिभाषाएं हो रही हैं। आज मैं सुन रहा था सिंगू बॉर्डर पे वक्ताओं ने ये कहा कि उनमें गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद रहा इसलिए आंसू निकल आए। कुछ ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जो भी हुआ कमाल तो आंसुओं का ही था। लेकिन सवाल मेरा ये था कि उन आंसुओं के पीछे, या उस आंसुओं के दर्द को, उस आंसुओं के पीछे जो एक टीस थी, उसको एक जाति वर्ग ने क्यों समझा, बाकी लोगों ने क्यों नहीं समझा? और मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है कहने में कि जो लोग मूव करके गए हैं हरियाणा से खास तौर पर, उनमें एक बड़ी तादाद, एक बड़ी लॉबी जाट वर्ग की भी है, जाट वर्ग की ही है, मैं ये कहूँगा। बाकी लोग क्यों नहीं है? तो इसका क्या माना जाए कि क्या सरकार के खिलाफ है ये एक बहुत बड़ा वर्ग, या फिर टीस जो है सिर्फ इन्हीं को है? फैक्ट्स क्या हैं? देखो सर्वेश भाई, खून बोलता है। वो एक कवि का एक वो शेर है कि खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। वो खून बोला हमारे एक व्यक्ति के ऊपर कि ये सरकार जब तानाशाही प्रवृत्ति के साथ उसको दबाने की, उसको सप्रेस करने की उसमें थी, तो वो खून उबाल मारता है। आपने देखा पूरी रात वो एक भयानक रात थी। उस रात में हमने देखा सोशल मीडिया पे 20-20, 15-15 साल के बच्चे लाइव आकर के और रोते हुए ये कह रहे हैं कि भागो। वो उबाल मारा। उसका असर तो सरकार पर भी दिख रहा है। और ये हालत ये है कि 5 दिन के बाद भी अब मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू नहीं हुई है। हाँ, वो बिल्कुल सही बात। अब वो एक भावुक माहौल था कि, और मेरे ख्याल से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसा उदाहरण आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा जब लोगों ने ललकार करके सरकार को ये कह दिया कि आप में दम हो, और हरियाणा में कहूँ तो ये कह दिया तेरा ब्योंत हो तो हाथ लगा के देखा। और सरकार के
पैर खिसके, सरकार के पाप आट गए, अगर सही बात में करो, वो सब भावनाओं का जवाब था। देखो, जाट एक बहादुर और स्वाभिमानी कौम है और भावुक कौम भी है। उसने ये बना लिया, राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद अपने स्वाभिमान के साथ उसको जोड़ लिया, और वो इतनी बड़ी घटना देखी, पूरी रात के अंदर कितने लोग गाजीपुर पे पहुंचे, और किस प्रकार से। मैं एक और जिक्र करूं, उसी से आप, उस घटना से आप समझ सकते हो। वेस्टर्न यूपी में पूर्व मंत्री योगराज सिंह जी हैं, और योगराज सिंह जी के फादर के मर्डर का केस नरेश टिकैत के ऊपर अभी भी चल रहा है। लोगों ने बीच में समझौता करवाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो इन्होंने तो मेरे फादर में ये शामिल हैं, तो उन्होंने केस चला रखा है। अब वहीं योगराज सिंह इस घटना के बाद 50 ट्रैक्टरों के साथ नरेश टिकैत की उस पंचायत में सिसोलीवाड़ी में बैठा था। हमारे बड़े भाई विपिन सिंह बाल्यान का इस सारी चीज़ों में एक बड़ा अहम रोल था। उन्होंने योगराज सिंह को कहा, लेकिन फिर आप इस बात से समझो कि जिसके फादर के मर्डर के चार्ज हैं, और वो व्यक्ति उसको सजा कराने के लिए जूझ रहा है कोर्ट में, और उसी के आह्वान पर जो पंचायत बुलाई गई, उसी पंचायत में वो 50 ट्रैक्टरों के साथ जाता है और उसको ये कहता है मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आप इस बात से समझ सकते हैं कि जाटों की क्या भावना उस वक्त थी। सर्वेश भाई, आज तक जितने भी इस देश में किसानों के नेता हुए हैं, वो सब जाट कौम से हुए, और जाट ने फिर कौम ने फिर इस बात को प्रूव कर दिया कि इस देश में किसानों का कोई मूवमेंट शुरू होगा तो उसको जाट लीड करेंगे। मेरे को कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है। एक 10 सेकंड में और ये बात मैं ख़त्म करता हूँ। देखो, जाट एक कौम नहीं है, एक जाति नहीं है। जाट वो है जो न्याय की बात करता है। जाट वो है जो गरीब को, मजलूम को, मजबूर को उठाता है। दो तीन चीज़ें खास बात हैं जाट की। एक तो जाट चौधर सहन नहीं करता। जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो एक बॉडी लैंग्वेज देखी, और वो जो अहंकार टपका, मैं मानता हूँ सर्वेश भाई, ये उस उनके अहंकार के विरुद्ध एक आंदोलन था। मार्शल कौम में किसी की टसन नहीं ले सकती। जाट 3 चीज़ें मैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अहंकार को कैसे नाप लिया गया? आप बॉडी लैंग्वेज इटसेल्फ, मेरे भाई, बॉडी एक लैंग्वेज है, वो बता देती है आदमी की कि उस आदमी का क्या है। आप, उन्होंने हर व्यक्ति को जैसे दबा दिया इस देश में, तो उसको जाटों ने, ये पर्टिकुलर ये नहीं है कि जाटों ने कोई उनको इसलिए मान लिया कि भाई उनके विरुद्ध नीतियाँ हैं, या आप उसको जाट आरक्षण आंदोलन के साथ रिलेट करें, तो वो भी नहीं है। मेरा मानना ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो बॉडी लैंग्वेज है, और जो उनको ये लगा कि भाई ये आदमी तो देश में बड़े चौधरी हो गए, तो उस चौधर के विरुद्ध, वो स्वाभिमान, उनके मगरूर जो रवैया है, उसके विरुद्ध ये एक सैलाब उमड़ा, और वो उसका बहाना राकेश टिकैत बने एक व्यक्ति के रूप में। लेकिन वो लोगों के अंदर जो होती है ना, क्योंकि जाट कभी किसी का टसन महसूस नहीं कर सकता। चलिए सुखवंत जी, आपने टिकैत साहब को बड़ी नज़दीकी से देखा है। जो आदमी कुछ दिन पहले तक ये कहते थे घोड़ा लाठी लगा देंगे, बक्कल उधेड़ देंगे, वो आदमी फूट फूट के रोता है क्या? तो लोग इसको ये भी कहते हैं कि ये ड्रामा तो नहीं था कहीं? नहीं सर्वेश भाई, मैं नहीं मानता। यद्यपि मैं ये मानता हूँ कि राकेश टिकैत का जो पहले का जो आचरण था वो ठीक नहीं था, लेकिन वो जब वो उसकी भाषा से आप समझ सकते हो वो क्या कह रहा है उसमें मीडिया के सामने। मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि पहले का आचरण ठीक नहीं था, लेकिन क्या अब ये आंसू अंजाम तक पहुँचाएंगे मसले को? निश्चित रूप से। मैं एक बार कंप्लीट करूँ उस बात को। वो रो के क्या कह रहा है? वो यही तो कह रहा है कि साजिश होगी, धोखा हो गया, और मैंने तो योगी का साथ दिया, मेरी वाइफ ने किसी दूसरी जगह वोट डाला और मैंने बीजेपी का वोट डाला। मतलब साफ है कि बीजेपी का पूरा साथ देने के बाद भी बीजेपी ने, योगी ने, या हाईकमान, बीजेपी की हाईकमान की सरकार ने जो षड्यंत्र राकेश टिकैत के विरुद्ध किया, और मैं ये कहता हूं, मैं साफ कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि राकेश टिकैत पर भी जानलेवा हमला था, उन सिखों के ऊपर भी जानलेवा हमला वहां पे हो सकता था जिस प्रकार से वो लोग आए हुए थे। और मैं एक बात और जाट कौम के साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये घटना किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं उसको बात को डिस्क्लोज करता हूँ क्योंकि चश्मदीद गवाह वहाँ पे मौजूद थे। हुआ क्या सर्वेश भाई कि वो कुछ समय हम लोगों ने देखा टीवी के ऊपर कि राकेश टिकैत जी ने ये कह दिया था जी मैं सरेंडर करूँगा, लेकिन उसके बाद वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने, वो कह रहे हैं अपने भाषण में कि पुलिस मेरे सामने रोई है, ये बताया कि जी यहाँ के विधायक ने अपने गुंडों के साथ किस प्रकार से वो यहाँ पे हमला करेगा, और उस हमले में उसका इंटेंशन सिखों को नुकसान पहुंचाने की थी, ताकि 26 जनवरी की उस फ्लैग की घटना के बाद इस सारी चीज़ को खालिस्तानी एंगल दिया जा सके, या हिंदू सिख का जो पुराना जो दर्द है उसको फिर वो करके इस पूरे आंदोलन को ख़त्म किया जा सके। वहाँ पे मुस्लिम जाट थे,
मैं ये बात सिर्फ इसलिए डिस्क्लोज कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि जाटों की भावना क्या है। और चूंकि आप राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा आपका स्टैंड क्या है। जब 26 जनवरी को जो घटना होती है, लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, वो किसी भी, मैं कौम पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ पे जा रहा हूँ कि जो किसान थे, किसान ही कहे जा रहे हैं, लेकिन बाद में ये आइडेंटिफाई ये कर दिया गया कि नहीं, ये लोग तो कोई और थे, दीप सिद्धू का नाम आ गया और लोग भी आ गए। आपका इसमें स्टैंड आप साफ करें कि इसमें आप क्या सोचते हैं कि उस घटना को आप कैसे लेते हैं, गलत थी, सही थी? मैं एक बार 10 सेकंड में पहली वाली बात कंप्लीट, कोई बात नहीं। वो मुस्लिम जाटों ने वो जब ये देखा कि राकेश टिकैत के ऊपर और उन सिखों की संख्या कम थी, निश्चित रूप से कम थी, 500 आदमी थे, पुलिस उठा के ले जा सकती थी, उन मुस्लिम जाटों ने और मुस्लिमों को बुला करके और रक्षा की है राकेश टिकैत की और उन सिखों की। चशमदीद ने मेरे को बताया है, ये बात मीडिया पे इसलिए नहीं आई। और उन लोगों ने अपनी टोपियां हटा करके, और क्योंकि मास्क का वो है तो उन्होंने मास्क लगा करके कि ताकि वो मुस्लिम भी ना दिखें, क्योंकि मीडिया इसको मुस्लिम का एंगल भी दे सकती थी, उन्होंने वो हटा करके और वहाँ लोनी के विधायक को ये, क्योंकि लोग वो भी लोकल थे, उस लोनी के विधायक को ये कह दिया कि आप जो है ना वो हाथ लगा के दिखाओ। सिखों के ऊपर या राकेश टिकैत के ऊपर अगर कोई बात होती है ना तो हमारे सीने से गुजर के होगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पहली घटना में जो जाट को धर्म की दीवारों में जो बांटने की बात थी वो उसने तोड़ दी है। मुस्लिम जाट जिसके बारे में सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि वो सबसे कट्टर होते हैं धर्म के प्रति, जब राकेश टिकैत पर हमला या सिखों के ऊपर हमले को उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ जोड़ लिया और इस प्रकार से वो उन लोगों को लेकर के आए। मेरे को तो चश्मदीद ने यह भी बताया कि मुस्लिम जाट वहाँ पे रो रहे थे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और उन्होंने भाई साहब जब तक बाहर के लोग नहीं आ गए, क्योंकि राकेश टिकैत का जो सिसोली है, मुजफ्फरनगर है, वो थोड़ा दूर पड़ता है, मेरठ और बागपत नज़दीक पड़ता है, जब तक लोग वहाँ से आगे आने में समय लगता था, धुंध थी और दूसरे साधन भी एकदम वो थे, तो उन्होंने तब तक उसको रोक के रखा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जाट ने ये एक बहुत बड़ी घटना है इस देश के इतिहास में भी। अब दूसरी बात ये है कि जाट के साथ गुजर भी आए। अब मैं आपकी फ्लैग वाली घटना पे आता हूँ। सर्वेश भाई, मैं ये कहता हूँ कि लाल किले पर जो घटना हुई, उस घटना की 2 दिन तक FIR केंद्र की सरकार ने नहीं कर पाई। मैं 2-3 सवाल आपके यहाँ उठाता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि वो जो तिरंगा ट्राई कलर जो था, जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा फ्लैग है, वो तो इट वाज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, उस वक्त सबसे ऊपर फैल रहा था वो। सर, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन क्या उस लाल किले पे दूसरे झंडे लहराए जाने जरूरी थे? इसका मतलब क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब भी क्या है। और ये देखो सर्वेश भाई, वो कोई भी व्यक्ति अपनी कल्चर को और अपनी कल्चर के सिंबल को उसको प्रोटेक्ट भी कर सकता है, उसको शो भी कर सकता है, उसको दिखा भी सकता है। और ये झंडा जो निशान साहिब का झंडा था, वो निशान साहिब का झंडा आप उसको रिलीजियस ग्रुप का बेस से कहो, लेकिन मैं उसको कल्चरल ग्रुप का कहूँगा, बात एक ही है। तो ये क्या माना जाए कि सभी धर्म, सभी मजहब के लोग वहाँ पर आए, अपना अपना झंडा लेके वो लहराए जाके? मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा मैं। अब एक पोल, अब 3 बातें हैं, और मैं बिल्कुल आपके माध्यम से कहूँ कि जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो मेरे को बताएं कि क्या ऑफेंस बनता है। ऑफेंस नहीं बनता है। ऑफेंस क्यों नहीं बनता है? कि एक पोल जो खाली थी, वैकेंट थी, उस पर तिरंगा नहीं था। सर, आप तो एडवोकेट हैं, मैं आप उस पर भी कोई ना कोई तर्क दे देंगे, सफाई दे देंगे, जिस वक्त पुलिस वालों को नीचे गिराया गया मार मार के। नहीं, मैं कोई तर्क नहीं दे रहा सुरेश भाई, मैं बिल्कुल सीधी सिंपल बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर वैकेंट थी। क्या वो पोल सिर्फ इस बात के लिए रिजर्व थी कि उस पर तिरंगा फहरे? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, वो लाल किला जिसको आप राष्ट्रीय धरोहर मान रहे हो, उसने अपने डालमिया ग्रुप को दे दिया, कॉरपोरेट को, वो ऑब्जेक्शन करे। और सबसे बड़ी बात कि तिरंगे को डिस्टर्ब किए बगैर हमारी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करे बिना। सर, डिस्टर्ब तो डिग्निटी हुई है, देश की हुई है। नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। मैं जो है ना इस बात का वो उन्होंने अपना किया। और फिर अगर भावनाओं की बात करें, वो सर्वेश भाई, ऑफेंस तो कोई बनता ही नहीं है, दूसरी भावनाओं की बात करें तो वो निशान साहब वो झंडा है जिस झंडे के निशान के नीचे सिखों की 10वीं पातशाही में से कम 5 गुरु उनके। मैं उस बात से बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि देश को जो रिप्रेजेंट करता है एक लाल किला, जिसकी प्राचीर से हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो कोई भी हो, किसी पार्टी से हो, तिरंगा फहराते हैं, भाषण होता है, वो पूरे देश को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होती है। वहाँ इस तरह से घुस जाना, भीड़ का, हथियार के साथ में घुसना, जोर ज़बरदस्ती करना, पुलिस को नीचे गिराना, लाठियाँ चार्ज करना एक दूसरे पे, ये चीज़ क्या थी? क्या दिखाना चाह रहे थे? क्या आप ये चाहते थे या संगठन वो ये चाहते थे कि पुलिस बराबर में कार्रवाई करे, गोली चलाए और फिर मामला बिगड़े? देखो,
मैं एक बार वो बात कंप्लीट करूं, फिर इस पे भी आऊँगा। तो वो जो दसम पातशाही में से 5 गुरु थे, वो इस बात के लिए शहीद हुए कि मुगलों से उन्होंने हिंदुओं की रक्षा करनी थी। क्या आज वो झंडा इतना खराब हो गया कि एक पोल के ऊपर लटकने से पोल खराब होगी? और वो राष्ट्रीय किला, जो लाल किला, जिसको आप राष्ट्रीय धरोहर अस्मिता की बात अब करते हैं, जिसको जो मुगलों ने बनाया, वो इतनी बड़ी धरोहर होगी, और वो इतनी बड़ी अगर धरोहर है तो उसको किराए पे क्यों दिया? अब मैं आपकी उस बात पे आता हूँ। देखो, मैं ये मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, और आप भी उस बात से सहमत होंगे कि वो जो उसने काम किया, निशान साहब के झंडे को वहाँ पे लहराया, वो भावना के अतिरेक में था। उसको मैं ये, कोई व्यक्ति भी अगर ये कहे कि उसको प्लानिंग से था या कुछ और बात थी, सर्वेश भाई उस पोल के ऊपर जब दिल्ली पुलिस के कमांडो नहीं चढ़ पाए, कोई व्यक्ति प्लानिंग से चढ़ ही नहीं सकता, मैं मानता नहीं साइकोलॉजिकल रूप से, वो सब भावना का अतिरेक था, उसने जाकर के उसको कर दिया। अब यहाँ पे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी वहाँ से झंडा फहराते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कानून में कोई प्रोविजन ये नहीं कर रखा, एक परंपरा है, वो हमारी एक परंपरा है। और परंपरा तो ये भी है कि लाल किला जब राष्ट्रीय धरोहर तो उसको किराए पे नहीं दिया जाता। अब इस सरकार ने 2018 में उसको डालमिया ग्रुप को दे दिया। तो जो परंपरा को तोड़ने वाले हैं, चलो एक परंपरा है, 365 दिन साल में होते हैं, और 15 अगस्त को उस पोल के ऊपर तिरंगा फहराया जाता है। सर, वो किसको दे दिया नहीं दे दिया, संपत्ति तो देश की है। संपत्ति देश की, आपने किराए पे क्यों दे दिया? आप राष्ट्रीय धरोहर को किराए पे दे देंगे क्या? राष्ट्रीय किसी भी चीज़ को, आपकी जो धरोहर है, आपके परिवार की धरोहर है, समाज की धरोहर है, देश की धरोहर है, उसको किराए पे क्यों दे देंगे? अगर आप उसको धरोहर मानते हो तो मीनिंग देर बाय आप उसको धरोहर नहीं मानते। अब वो भावना के अतिरेक में हुआ या जो कुछ भी हुआ, लेकिन इस सारी चीज़ों को हमने देखा कि मेलाफाइड इंटेंशन के साथ किस प्रकार से मीडिया ने उसको खालिस्तान के साथ जोड़ा, उसको ये जोड़ा कि जो प्लानिंग की बात थी। अब आप ये कह करके पूरे देश के माहौल को, भाई मेरे मीडिया ने जो कुछ किया ना, उससे इस देश में ये कहा, मैंने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन को दिया है नोटिस, जो ये कहता है कि वहाँ पे झंडा हटा के ट्राइकलर वाज ट्रांसप्लांटेड, वो ये कहा, जबकि साफ दिखा पूरे देश ने कि तिरंगे को तो हाथ ही नहीं लगाएगा, वो तो ऊपर था। इस प्रकार का मीडिया ने माहौल बना दिया कि उस माहौल से इस देश में दंगे हो सकते थे, दंगों की साजिश थी। तीसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अगर वो दीप सिद्धू या जो कोई भी व्यक्ति था, मैं नहीं जानता वो कौन था, अगर उसने झंडा उसका ऊपर वहाँ पे लहराना निशान साहब का अगर अपराध था, तो वो अपराध के ऊपर वो जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे उनके ऊपर भी मुकदमा हो। अब एक बात बताओ, पुलिस की उपस्थिति में कोई अपराध होता है तो क्या पुलिस उस अपराध को होते हुए देखेगी क्या? क्या पुलिस के किसी भी अधिकारी ने या वहाँ पे किसी भी व्यक्ति ने जिसकी लीगल ड्यूटी थी ऑफेंस को रोकना? मैं वही सवाल आपसे कर रहा था, तो क्या आपकी नज़र में पुलिस को ही चाहिए था कि गोली चला दे? नहीं, गोली क्यों चला दे? वो नीचे उसको जो है ना चढ़ने ना दे, उसको चढ़ना ना था, पुलिस वहाँ थे। आप ये मानते कि ऐसा पॉसिबल था? उसने क्या किया पुलिस ने, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन सर्वेश भाई वो ऑफेंस नहीं था, उसको मैं आपको मेरे इस इंटरव्यू को आप सेव रखना, इस एफआईआर जो दर्ज हुई है सेडिशन की, जो लोगों से भी मैं कहूँगा जो देख रहे हैं वो अपने कमेंट जरूर करें। वकील साहब कहते हैं, एडवोकेट सुखवंत कहते हैं कि ये ऑफेंस नहीं था, किस नज़र में नहीं था, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ऑफेंस तो मैंने बता दिया कि ऑफेंस तो वो रिजर्व नहीं, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी, नहीं था बिल्कुल भी, उसको ऑफेंस बनाया जा रहा है। सर, डिफेंस का काम होता है, वो मर्डर को भी कहते हैं कि नहीं इसने तो कत्ल किया ही नहीं है। भाई वो सर्वेश भाई इन सारी चीज़ें, वकील है सर, पैतरे आपसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है। मैं ये पूछता हूं कि 2 दिन तक किस बात का वेट किया? आपके जो राष्ट्रीय धरोहर जिसको इतना बड़ा मीडिया ने हाइप कर दिया, लोग उद्वेलित हुए, तो 2 दिन तक आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? वो व्यक्ति दीप सिद्धू जो सोशल मीडिया पे, उसको आप उठाते क्यों नहीं अगर ऑफेंस है तो? व्हाट इज दिस, ये क्या है? तीसरी बात मैं एक और बात कहता हूं, अब जो ये लोग कहते हैं ना, सुब्रमण्यम स्वामी जो भाषा बोलता है वही भाषा रणदीप सिंह सुरजेवाला भी बोलता है। आप इस सारी चीज़ों में घालमेल देखिए, क्या बोलता है सुब्रमण्यम स्वामी? ये कहता है कि ये तो भाई बीजेपी ने करवाया है, और इसको सर्वेश भाई मेरा कहना ये है कि बीजेपी अब इस बात को, क्योंकि अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए कि भाई एक नाकामी है उनकी, उस एक सरकार के रूप में उनकी एक नाकामी है, उस नाकामी की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए ये करिए, तो ये तो उन्होंने करवा दिया जी, उन्होंने करवा दिया। जी, आपने कहा कि इसमें ऑफेंस नहीं था, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि किसान संगठनों ने बाकायदा इसके लिए माफ़ी मांगी है। अगर ये वाकई ऑफेंस नहीं था तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्या थी? देखो सर्वेश भाई, वो संगठन के जो व्यक्ति हैं ना, मेरे को ये लगता है कि वो दबाव में आए इस सारे प्रचार में, मीडिया के प्रचार में,
खालिस्तानी फलाना दिमका तिरंगे का करते वो दबाव में आई। उनको नहीं करना चाहिए था इस प्रकार की, क्योंकि एक चीज़ है ना वो तय करेगी वो देश वो ऑफेंस है कि नहीं है। लेकिन इस प्रकार से जो है ना लोगों को उद्वेलित करना, और जो संगठन आपने कहा किसान संगठन के नेता इसके बचाव में आए और उन्होंने कहा कि गलत हुआ, वो तो वो जाने। लेकिन मेरा राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में ये कहना है कि ये जो घटना थी वो घटना कोई ऐसी घटना नहीं थी कि जिससे ये कहें कि जी हमारे राष्ट्र की जो कोई बात हुई है, ये एक नॉर्मल थी, इसमें देयर इज नो ऑफेंस, और इसको इतना हाइप नहीं दिया जाना चाहिए था। अब एक बात और है मेरे भाई, आप उसको ये कहते हैं कि रिलीजियस वो हमें क्यों फहराया, क्योंकि राष्ट्रीय धरोहर थी और ये देश सेकुलर है। ये अगर देश सेकुलर है तो एक प्रधानमंत्री की हैसियत से इस देश का प्रधानमंत्री क्यों किसी एक विशेष धर्म की पूजा स्थल के उपलक्ष्य में जाता है? क्यों 26 जनवरी को उसी दिन सेम डे सेकुलर स्टेट होने के नाते सर इन चीज़ों को आप कोरिलेट कैसे कर सकते हैं? वो अलग इशू है, ये अलग इशू है। मैं अलग विषय कहाँ है, अलग इशू नहीं है, अलग बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट तो बिल्कुल कुछ भी करे, उनको तो खुली छूट है, वो कुछ भी करें। और कोई व्यक्ति अगर आर्टिकल 5 और 6 में जो संविधान हमें इजाज़त देता है कि आप अपने कल्चर और कल्चरल सिंबल को आप फहरा सकते हैं, उसने फहरा दिया। और उस जगह फहरा दिया जो कानूनन कोई गलत नहीं है, कोई रिजर्व नहीं थी वो कि उसमें सिर्फ तिरंगा ही फैले। आप मेरे को दिखा दो कि वो तिरंगा फहराने के लिए रिजर्व थी। अगर डिस्पाइट दैट उसने वो निशान साहब फहराया तो उसका अपराध बनता है। लेकिन अगर वो आप सीधे सीधे कहना चाह रहे हैं कि लाल किला तो ऐसी चीज़ है जिस पे कोई भी जाके अपना झंडा लहरा सकता है, आपका ये मानना है? ऐसे नहीं, मैंने ये उस पर लाल किले पर तो तिरंगा फहरा रहा था सबसे ऊपर, वो तो नीचे की पोल थी भाई, वो तो नीचे की पोल उस थी। तिरंगे के साथ में भी लगाया, उस तिरंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो ऊंचा था उसके साथ में भी लगाया, उसी प्राचीर पे जो पीछे जो ऊपर लहराया हुआ था उसके साथ जाके भी लहराए गए हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उसको हटाया गया है, लेकिन साथ में एडजस्टेंट में 2 पैरेलल में और लगा दिए गए झंडे। मैं जवाब देता हूँ सुरेश भाई, वो नीचे लगाए गए। मतलब जो पोल यहाँ पे ये है कि सिंबॉलिकल जो तिरंगा है वो सबसे ऊपर रहेगा। अब दूसरी बात ये है कि आपने भी सुन लिया होगा कि प्रधानमंत्री ने भी कॉल की है, भी किसानों से बात करना चाहेंगे, और उधर राकेश टिकैत ने भी कह दिया है कि ठीक है हम प्राइम मिनिस्टर से बात कर लेंगे। क्या संभावनाएं लगती हैं आपको? देखो संभावनाएं बातचीत के, तो इसमें बातचीत क्या होनी है, आप विड्रॉ करो विद इंस्टेंट इफेक्ट। प्रधानमंत्री जी को अगर लगता है वो इतने 67 दिन के बाद बोले हैं, इतने शहीद हो गए किसान, लोगों ने गोलियां मार मार करके अपने आप को सेल्फ सुसाइड कर लिया, अब तो वो बोल रहे हैं, और इसमें बातचीत क्या करनी है? अब तीनों इनको विड्रॉ करो विद इंस्टेंट इफेक्ट। लेकिन राकेश टिकैत तो कह ही रहे हैं कि बातचीत रास्ता निकलेगा। वो अब इस बात को शायद वो थोड़े से पोलाइट हुए हैं कि वो अडामेंट शायद किसान संगठन ना रहे, क्योंकि 26 का जो हाल देखा है वो भी शायद नहीं चाहते होंगे कि आगे इससे बड़ी कोई कार्रवाई हो। तो मुझे